ग्रीटिंग्स टू वन एंड ऑल, वेलकम टू द चैनल। और आज के द हिंदू एनालिसिस में आज है 27 नवंबर और हम डिस्कस करने वाले हैं द हिंदू न्यूज़पेपर। पहली खबर GS3 के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रीक्रिएटिंग सेक्रेड ग्रुव्स इन नॉर्थ तमिलनाडु। ये सेक्रेड ग्रुव्स बचाने के लिए 1500 टेम्पलों को गवर्नमेंट ने अपने जुरिडिक्शन में लिया है। एंशिएंट ट्रेडिशन की बात हो रही है यहाँ पे। और ये सेक्रेड ग्रुप्स बेसिकली दिक्कत में है क्योंकि रैम्पेंट इंक्रोचमेंट हो रहा है, इन्वेजिव स्पीशीज हैं और ह्यूमन इंटरफेरेंस हो रहा है। और नॉर्थ ईस्ट और साउथ इंडिया में सीक्रेट ग्रुप्स पाए जाते हैं। ठीक है, ये आपको याद रखना है। ये डिस्ट्रॉय हो रहे हैं, इसीलिए यहाँ की विल्लुपुरम रीजन में हिंदू रिलीजियस एंड चैरिटेबल एंडोमेंट्स डिपार्टमेंट ने 1500 टेम्पलों को इसमें बचाने की बात की है। ये क्यों कर रहे हैं? क्योंकि ये फ्रेजाइल इकोसिस्टम है और उनको रिक्रिएट करना है। हर मंदिर में वहां पे स्थल वृक्षम होता है जो कि उस प्लांट की, उस पेड़ की इंपॉर्टेंस को एंशिएंट टाइम से रिलेट करता है। ठीक है, ये साइज में श्रिंक कर रहे हैं एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज की वजह से और उनको बचाने की जरूरत है। पॉइंट्स क्या इसमें इंपॉर्टेंट है? सेक्रेड ग्रुप्स क्या हैं, कहाँ मिलते हैं, क्यों उनको बचाया जा रहा है और कैसे वो खत्म हो रहे हैं, और स्थल वृक्षम ये क्या होता है। ठीक है, दूसरी खबर है बर्थ सर्टिफिकेट टू बी मेड मैंडेटरी फॉर जॉब्स, ड्राइविंग लाइसेंस, पासपोर्ट एंड वोटिंग राइट्स। ये बर्थ सर्टिफिकेट जो है आपका सब चीजों को डिसाइड करेगा। तो ये यूनियन गवर्नमेंट ने डिसीजन लिया कि बर्थ सर्टिफिकेट को एक मैंडेटरी डॉक्यूमेंट बनाना है हर स्फीयर ऑफ लाइफ के लिए। और ये किस एक्ट के अंदर बनाया गया वो हमारे लिए क्वेश्चन पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है। बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969। तो आपके लिए एक इंपॉर्टेंट टॉपिक हो गया आज कि बर्थ एंड डेथ एक्ट 1969 क्या है। ये जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, याद रखिएगा, आपका डेटा वो स्टोर करती है बर्थ और डेथ का, और वो रियल टाइम में अपडेट होता जाता है। किसी भी तरह का ह्यूमन इंटरफेरेंस नहीं करने की जरूरत पड़ती है। और इलेक्टोरल रोल में लीडिंग टू एडिशन एंड डिलीशन फ्रॉम द इलेक्टोरल रोल व्हेन एन इंडिविजुअल टर्न्स 18। तो ये पूरा ऑटोमेटिक मैकेनिज्म बनाने के लिए बर्थ और डेथ सर्टिफिकेट इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ये कंपलसरी है और ये अगर नहीं किया जाता है तो पनिशेबल ऑफेंस भी है, पर गवर्नमेंट इसमें कंप्लायंस बढ़ाने के लिए कारगर है। आगे बढ़ते हैं। एंटी रेडिकलाइजेशन सेल यूसीसी फीचर इन बीजेपी मैनिफेस्टो फॉर गुजरात इलेक्शन। तो ये मैनिफेस्टो किस एक्ट के अंदर रिलीज किया जाता है आपको ये देखना है बेसिकली। और इसमें आपको रिप्रेजेंटेशन ऑफ पीपल एक्ट 1951 जो कि कंडक्ट ऑफ इलेक्शन से रिलेटेड है उसको देखना है। अब बीजेपी ने यहाँ पे यूनिफॉर्म सिविल कोड के लिए बात करी है जो कि हमारे GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्टिकल 44। तो यूनिफॉर्म सिविल कोड क्या है, कैसे इंप्लीमेंट किया जा सकता है, इसमें बहुत सारे एडिटोरियल्स भी आए हैं, आपको वहां से ये चीज पढ़नी पड़ेगी। ठीक है, आगे बढ़ते हैं, पेपर को आगे बढ़ाते हैं। सही, सारी रीजनल न्यूज है। यहाँ पे ऑर्डिनेंस के ऊपर बात की गई है GS2 में, और कहा गया है कि जो गवर्नर है GN रवि, उन्होंने एक ऑर्डिनेंस निकाला था। वो ऑर्डिनेंस क्या कर रहा था? प्रोहिबिशन कर रहा था ऑनलाइन गेमिंग और रेगुलेशन ऑफ ऑनलाइन गेम्स का, यानी कि ऑनलाइन गेमिंग को प्रोहिबिट कर रहा था। अब ऑर्डिनेंस के ऊपर जो कॉन्स्टिट्यूशन में आर्टिकल है वो है आर्टिकल 213 क्लॉज 2 सब क्लॉज A ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। ये आर्टिकल 213 कहता है कि जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स कर जाता है। जो ऑर्डिनेंस है वो लैप्स कर जाता है 6 हफ्ते के बाद। याद रखिएगा दोस्तों, 6 वीक्स के बाद, 6 वीक्स के बाद ये ऑर्डिनेंस लैप्स कर जाता है। जैसे ही लेजिस्लेचर यानी कि वहां की जो स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली है वो सेशन में आती है, और उसके आने के बाद पार्लियामेंट को, यानी पार्लियामेंट कह रहा हूं मैं, लेजिस्लेचर को या तो उसको पास करना पड़ेगा, लेजिस्लेचर को उसको पास करना पड़ेगा। और मद्रास हाईकोर्ट में रिट पिटीशन के माध्यम से ये ऑर्डिनेंस चैलेंज भी किया गया था। ठीक है, लेकिन मद्रास हाईकोर्ट ने इन ऑर्डिनेंसेस को आगे नहीं लिया और इस वजह से ये ऑर्डिनेंसेस प्रिवेल करते रहे। लेकिन एक ऑर्डिनेंस में एक कंडीशन जो कि स्टेटमेंट पॉइंट से पूछी जा सकती है वो ये रहती है कि जैसे ही ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर गवर्नर और प्रेसिडेंट दोनों के पास है, और इसको हम टेम्पररी लेजिस्लेशन का नाम भी देते हैं कि ये कुछ पीरियड के लिए रहता है। ऑर्डिनेंस का ऑपरेशन 6 महीने तक रहता है। कब रहता है? यदि सरकार उसको एनफोर्स कर दे तो। सिर्फ कानून बना देने से नहीं होता है, सरकार को उसको एनफोर्स करना भी बेहद जरूरी है। तो ये कुछ पॉइंट्स हैं जो कि आपको ध्यान में लेके चलने पड़ेंगे और आपको ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर को पढ़ना पड़ेगा। ऑफिशियल एक्सप्लेन करते हैं कि पीरियड ऑफ 6 वीक कब से कैलकुलेट किया जाता है? फ्रॉम द डेट इन क्वेश्चन
मतलब जैसे ही सेशन जो है, लेजिस्लेशन जो है वो सेशन में आता है। तो हमने क्या सीखा, पहली बात तो ये GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, गवर्नर और प्रेसिडेंट की ऑर्डिनेंस मेकिंग पावर पढ़नी है अपने को। ऑनलाइन प्रोहिबिशन ऑफ गेम्स जो है, गैम्बलिंग और इन सब का क्या जरूरी है, क्या किसी तरह का नुकसान हो रहा है, उसको आपको थोड़ा सा चेक करना पड़ेगा। आर्टिकल 213 में ऑर्डिनेंस की जो लिमिट है वो दी गई है, 6 महीने तक वैलिड रहेगा अगर लेजिस्लेचर सेशन में नहीं आया या लेजिस्लेचर सेशन में आने के बाद उसने उस पर सहमति दे दी, ठीक है। और दूसरा, जैसे ही लेजिस्लेचर सेशन में आता है, ये ऑर्डिनेंस कब बनाता है गवर्नर या प्रेसिडेंट, जब कानून व्यवस्था मौजूद ना हो कानून बनाने के लिए, तो टेम्परेरी बेसिस पे। तो ये आपको ध्यान में रखना पड़ेगा। और गवर्नमेंट का इंप्लीमेंटेशन डेट देना बहुत ज्यादा जरूरी है। इसके बाद ये थोड़ा सा सारा पॉलिटिकल न्यूज था यहाँ पे, इसलिए अब हम इसको छोड़ते हुए हम आगे बढ़ते हैं। ये साइंस एंड टेक से इंपॉर्टेंट है, तो अगेन हम GS3 पे आ गए। GS3 से PSLV C54 की कुछ 9 सैटेलाइट्स प्लेस करी हैं इन्होंने, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट EOS-6, ठीक है। एक ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है EOS-6, अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट है, और बाकी 8 नैनो सैटेलाइट्स हैं। तो क्या होती है नैनो सैटेलाइट्स, वो आपको देखना पड़ेगा। और एक भूटान के लिए सैटेलाइट भी हमने भेजी है, ठीक है, और फ्यू कमर्शियल एंटिटीज के लिए। ये पूरे पेलोड का पार्ट थे। इसमें आपको दिखाई देगा कि ये EOS-06 जो है वो 117 kg का था, ठीक है। अब ये क्या करता है, ओशन कलर डेटा, सी सरफेस टेम्परेचर, विंड वेक्टर डेटा, ओशनोग्राफी, क्लाइमेट एंड मीटरोलॉजिकल एप्लीकेशंस में अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट्स को लिया जाता है। उसके बाद INS-2 भी है, इंडिया भूटान की सैटेलाइट। आनंद है पिक्सल इंडिया से, थाइबोल्ट है ध्रुवा स्पेस लिमिटेड से, एस्ट्रोकास्ट है स्पेस फ्लाइट से। यानी कि कॉमर्शियल सैटेलाइट्स भी हमने प्लेस करी। आपको यह ध्यान रखना है, रॉकेट जो यूज हुआ है वो PSLV पोलर सैटेलाइट लॉन्च व्हीकल C54 यूज हुआ है। ये सारी सैटेलाइट्स ओशन सैट सीरीज की हैं, जी नहीं, एक ही सैटेलाइट है EOS-6। अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट क्या होती है, कम्युनिकेशन सैटेलाइट से कैसे डिफरेंट है, आपको इसके बारे में पता होना चाहिए। इसरो के चेयरमैन का क्या नाम है, S सोमनाथ, यहां पे हमें दिखाई देता है। और इन्होंने कहा कि कोलैबोरेटिव मिशन था INS-2B के लिए इंडिया भूटान का। तो ये आ गए हमारे पास फैक्ट्स के पॉइंट। यूनेस्को के हेरिटेज अवार्ड्स दिए गए, जिसमें तेलंगाना को डबल स्कोर मिला है। तेलंगाना को एशिया पैसिफिक अवार्ड फॉर कल्चरल हेरिटेज कंजर्वेशन में 17वीं सेंचुरी का कुतुब शाही टॉम कॉम्प्लेक्स हैदराबाद में उसको मेरिट का अवार्ड दिया गया है, ठीक है। तो आपको ये ध्यान रखना है, जैसे मैच द कॉलम में कई बार आ जाता है कि ये एंशिएंट साइट कहां पे है, तो आप इस तरीके से यूनेस्को के हेरिटेज कन्वेंशन को भी पढ़ सकते हैं और यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी के बारे में भी पढ़ सकते हैं। इंडिया वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का, इंडिया अभी वर्ल्ड हेरिटेज कमेटी का मेंबर है। तो ये आ गया हमारे लिए GS1 के पॉइंट ऑफ व्यू से करंट अफेयर्स। आपने अक्सर सुना होगा गुट्टी कोया ट्राइब के बारे में। तो ये गुट्टी कोया ट्राइब का फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर्स के साथ, गुट्टी कोया ट्राइब का फॉरेस्ट रेंजर ऑफिसर के साथ काफी पंगा चलता है वहां पे। और ये गुट्टी कोया ट्राइब है कहाँ की, आपको ये क्वेश्चन आता है तो आप ये याद रखिएगा, ये तेलंगाना की है। ये ट्राइब तेलंगाना की है, करंटली तेलंगाना में है, लेकिन ये गुट्टी कोया ट्राइब को परसिक्यूशन फेस करना पड़ा था छत्तीसगढ़ से। 2005 में ये मूव करना चालू किए थे और एक वहां की सलवा जुदुम करके एक स्टेट स्पॉन्सर्ड मिलिशिया था जो कि माओइस्ट ग्रुप का था, और वो वहां पे उन लोगों को एक तरीके से भगा रहा था, ठीक है। तो आपको यहाँ पे ये याद रखना है दोस्तों कि गुट्टी कोया ट्राइब कहाँ की है। और देखिए वो फॉरेस्ट ऑफिसर्स को मार रहे हैं, तो हमारे जो फॉरेस्ट रेंज ऑफिसर्स हैं वो कभी कभी लैंड सीज कर लेते हैं। अगर जैसे आपने वो मूवी है कांतारा उसमें देखा होगा, तो ये किस तरीके से गवर्नमेंट ऑफिसर्स अपनी एडमिनिस्ट्रेशन, अपनी एफिशिएंसी को पब्लिक कॉन्फिडेंस बढ़ाते हुए कर सकते हैं। ये अगेन हमारे लिए एथिक्स के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, GS4 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, ये GS2 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है, और क्योंकि फॉरेस्ट की बात है, ट्राइबल्स की बात है, ये GS3 के लिए भी इंपॉर्टेंट हो सकता है। गुट्टी कोया ट्राइब GS1 से भी आ सकता है। आप समझ गए, ये ऐसी न्यूज है जिसमें किसी एक जगह पे इसको, मुझे नहीं पता कैसे कैसे कर दिया जाता है कि एक न्यूज को किसी एक सब्जेक्ट डोमेन में डाल दिया जाए। कभी कभी न्यूज ऐसी होती है जिसके बहुत सारे कॉन्जेक्चर्स होते हैं, तो हमें सारे एस्पेक्ट्स को एक साथ सीखते हुए चलना है। आगे बढ़े, ये देखिए यहाँ पे आपको अगेन एलिफेंट से रिलेटेड बात आएगी GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से। इस GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू में ये देखिए आपको ये पूछा जा सकता है, अथरीपल्ली वजाचल कॉरिडोर कहाँ पे आप सुनने को, कहाँ पे आप देखते हो।
मैं आज के पेपर को प्रीलिम्स और मेंस दोनों से कनेक्ट करते हुए लेके चल रहा हूं, तो आपको फैक्ट्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूं, उसमें लर्निंग जोन्स भी बताने की कोशिश कर रहा हूं। चाहता हूं कि आप ही पढ़ाई करें, सब चीज आपको स्पून फीडिंग करने की आदत नहीं होनी चाहिए। और मैं न्यूज़पेपर एनालिसिस को आज के बहुत शॉर्ट, बहुत क्रिस्प रखने वाला हूं, और ताकि आप लोग फटाफट इस चीज को देख लें कि क्या इंपॉर्टेंट है, क्या मेजर है, क्या लर्निंग जोन है हमारे लिए। यहाँ पे एक वाइल्ड एलिफेंट है जिसका नाम है काबाली। काबाली नाइटमेयर क्रिएट कर रहा है, यानी कि जब एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट होता है, तो एनिमल ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट किस तरीके से टूरिज्म को अफेक्ट कर सकता है। तो ये हमारे लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से भी जरूरी है, क्योंकि एनिमल और ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट और तमाम तरह के एक्ट से प्रोटेक्ट करते हैं, और इसमें स्टेट का मेजर रोल होता है। तो ये हम GS2 में भी देख सकते हैं, लेकिन GS2 में बेसिकली लॉज और गवर्नेंस होता है, तो ये वहां पर ज्यादा हिट नहीं करेगा। अब ये एलिफेंट क्यों, व्हाट इज द कंडीशंस की हाथी को दिक्कत हो रही है, या ये हाथी वाइल्ड हो गया अचानक से, बड़ा काम रहता था, इसको अचानक से इतना गुस्सा क्यों आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम एंथ्रोपोजेनिक एक्टिविटीज, अगेन हम बोलेंगे ह्यूमन इंड्यूस्ड एक्टिविटीज हैं। यहाँ पे लाउड हॉर्न्स का इस्तेमाल करता है ट्रैफिक, और जो ड्राइवर होते हैं वो रूड बिहेवियर शो करते हैं जानवरों के साथ, इसलिए इनको गुस्सा आता है। और यहाँ पे कैसे देखा गया, उस हाथी के टेम्पोरल डक्ट से डिस्चार्ज हो रहा है सिर के दोनों साइड से, यानी कि उसके ईयर लोब्स में कुछ प्रॉब्लम हो रही है, और इस वजह से वो लाउड ज्यादा बेयर नहीं कर पाते हैं और उनको प्रॉब्लम हो रहा है। तो ये हमें समझना पड़ेगा, वी नीड टू बी सेंसिटिव टुवर्ड दीज एनिमल्स इफ वी आर पासिंग थ्रू देयर ओन नेटिव एरियाज। तो यहाँ पे गवर्नमेंट का बहुत बड़ा रोल आता है कि किस तरीके से एलिफेंट ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट को कम कर सकते हैं। एक मोटरवे बना सकते हैं, एक रूट जो है वो इनके सेंसिटिव जोन से ना होते हुए जाए, ये सारे कुछ सजेशन हमें देखने को मिलते हैं। यहाँ पे कहा गया कि 700 से 800 व्हीकल्स डेली पास होते हैं चेक पोस्ट से, और बेसिकली वीकेंड्स एंड हॉलीडेज पे। तो फॉरेस्ट डिपार्टमेंट ने एक अवेयरनेस प्रोग्राम चलाया है, और बसेस फ्लाइंग द रोड को ये कहा है कि वाइल्ड एलिफेंट के साथ कैसे बिहेव करना चाहिए। तो सिर्फ अवेयरनेस प्रोग्राम से नहीं होगा, वी नीड टू सेफगार्ड देम एंड वी नीड टू एक्ट ऑन ग्राउंड। तो ये चीज इंपॉर्टेंट हो गई हमारे लिए। यहाँ पे ये देखिए अगेन दूसरी न्यूज आ रही है, ये हमारे गार्लिक और ग्राउंडनट से रिलेटेड है, एग्रीकल्चर से रिलेटेड है। तो पूरा न्यूज़पेपर में GS3 आपको दिखाई देगा। ऐसा माना जाता है यूपीएससी की प्रिपरेशन में कि GS1 और GS2 ये दोनों जो चीजें हैं डियर, ये स्टैटिक होती हैं। तो ये आप अपने काफी सारे स्टैटिक बुक से, एनसीईआरटी से, जैसे प्रेप आईएएस का कोर्स भी चलता है एनसीईआरटी का, बहुत ही अच्छा कोर्स है, वहां से आप कवर कर सकते हैं। लेकिन GS3 जो होता है वो लार्जली करंट अफेयर्स लेड होता है। तो इसमें अगली खबर ये आई है कि गार्लिक और ग्राउंड नट क्रॉप्स में एग्रीकल्चर प्रोड्यूसिंग मार्केटिंग कमिटीज में भी कुछ किसान बेच के आए, और अब उनको थोड़ा रिलैक्सेशन मिल रहा है, क्योंकि उन्होंने जो पैदा किया वो बिक गया। गुजरात में क्योंकि चुनाव आने वाले हैं, तो ये हर पार्टी का एजेंडा रहता है। यहाँ पे आपको दिखाई देगा कि कांग्रेस का इंप्रेसिव परफॉर्मेंस हुआ था, क्योंकि वो रूरल वोटर्स के द्वारा लेड था, और रूरल वोटर्स में मैक्सिमम फार्मर्स थे। तो कांग्रेस ने काफी अच्छा किया, तो 2017 में काफी सीटें जीती थी। लेकिन इस बार आम आदमी पार्टी ने गेम चेंज किया है, यानी कि ये रूरल वोटर्स को लेके चल रहे हैं। और यहाँ पे एक चीज ये ध्यान रखनी है कि गुजरात में कितनी सीटें हैं, 182 असेंबली सीट्स हैं, ठीक है। ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है आपके लिए। और सौराष्ट्र की 48 सीटें हैं, जहां पे सीरियल और ग्राउंडनट की खेती होती है। तो सौराष्ट्र गुजरात के किस रीजन में लोकेटेड है, और गुजरात का आप बेसिकली आप गुजरात की ज्योग्राफी के बारे में स्टडी यहाँ पे कर सकते हैं। फॉलोड बाय, यहाँ पे आपको देखने को मिलेगा कि फार्मर्स की दिक्कत क्या है। फार्मर्स कह रहे हैं कि हमारी जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है, जैसे डीजल हो गया, फर्टिलाइजर हो गया, वो काफी ज्यादा है, लागत काफी ज्यादा है, और जो रिटर्न मिलता है, जो रेट्स मिलते हैं, वो हमें सब्सटैंशियल नहीं मिलते हैं। तो यहाँ पे आपको रेट्स के बारे में बताया गया है, हम उस डिटेल में नहीं जाएंगे क्योंकि वो हमारे लिए अननेसेसरी है। साथ ही में आपको ये भी देखना है कि टाइमली पावर सप्लाई और टू देयर पंप सेट्स, ये भी एक प्रॉब्लम है। यानी कि यहाँ पे बेसिक प्रॉब्लम किसका आ रहा है, स्टेट गवर्नेंस का आ रहा है, कि किस तरीके से बिजली नहीं पहुंच पा रही राज्य सरकार के द्वारा, और वो समय पे वाटर नहीं कर दे पा रहे अपनी फसल को, और इस वजह से दिक्कत हो रही है, ठीक है। ये जो है एग्रीकल्चर को पावर सप्लाई का बहुत ज्यादा दिक्कत है, तो यहाँ पे ये लोग फ्री पावर का इंपॉर्टेंस मांग रहे हैं। हायर एजुकेशन दैट इज सब्सिडाइज्ड बाय द गवर्नमेंट के बारे में भी ये बात कर रहे हैं।
ठीक है। और एक कारण यह भी है कि लोगों को गुस्सा है इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, इन्फ्लेशन और कॉस्ट ऑफ लिविंग पे, बट भारतीय जनता पार्टी उस राज्य में इस बारे में बात नहीं कर रही है। लेकिन लोगों ने लास्ट में यह भी कहा यहाँ पे कि नरेंद्र मोदी जी की पॉपुलैरिटी की वजह से और कोई ऑल्टरनेट क्रेडिबल मिनिस्टर ना होने की वजह से लोगों को वहां पे ये दिख रहा है कि बीजेपी अभी भी सत्ता में रहेगी। तो एग्रीकल्चर देखिए पॉलिटिकल मोटिव बन जाता है। दूसरा हमारे लिए GS2 से इंपॉर्टेंट हो गया, ये हमारे लिए सिक्योरिटी की बात है। 26/11 मुंबई अटैक्स तो 14th एनिवर्सरी हो गई है। शत नमन उन सारे वीरों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उन सभी देशवासियों को जो इस विकट परिस्थिति में फंसे पर उन्होंने अपना साहस नहीं छोड़ा और उनको अपनी जान से हाथ धोना पड़ा। और मैं कंडेम करता हूं लश्कर ए तैयबा जैसे आतंकवादी संगठन को, हिजबुल मुजाहिदीन को। और मुझे बड़ा दुख है कि भारत में लोग 26/11 के ऊपर बात नहीं करते हैं, जबकि अमेरिका 9/11 के लिए इतना ज्यादा सेंसिटिव है। तो हमें यह समझना पड़ेगा कि 26/11 और 9/11 को हम साथ में लेके चलना चाहिए, क्योंकि दोनों के कारण एक ही हैं। ये सब जिहादी सोच के लोग हैं। और यहाँ पे हमारे जो जब इसका जो साइबर वॉर एस्पियोनाज की एक सिक्योरिटी मीट हुई, जहां पे IPS ऑफिसर्स ने, रिटायर्ड इंडियन पुलिस ऑफिसर्स ने और नेशनल सिक्योरिटी एडवाइजरी बोर्ड के लोगों ने ये बताया कि कोऑर्डिनेटेड टेरर अटैक किस तरीके से 26 नवंबर 2008 को किया गया था 12 डिफरेंट लोकेशंस पे। और मुंबई टेरर अटैक जो है 1993 का, वो भी इससे रिलेटेड है। और यहाँ पे हमें बेसिकली चेंजिंग फॉर्म्स ऑफ टेररिज्म के बारे में बात करनी है, साइबर वार और साइबर एस्पियोनाज। इन्होंने ये भी कहा कि हमें ये भी देखना पड़ेगा कि किस तरीके से सोशल फैक्टर्स री रेडिकलाइजेशन का काम कर रहे हैं, जो कि रिलीजन के बियॉन्ड है। किस तरीके से हम उसको कम कर सकते हैं। मुंबई टेरर अटैक का मेन रीजन बताते हुए यह कहा गया कि असली कारण यह था कि लश्कर ए तैयबा को यहाँ पे भारत के अंदर ऑपरेशन करने की इंटरनल क्राइसिस, पैसे की अवेलेबिलिटी नहीं मिल रही थी और वो कई सारे कैडर उसके अफगानिस्तान भाग रहे थे। और इस वजह से लश्कर ए तैयबा की लीडरशिप ने डिसाइड किया कि किस तरीके से हम इंडिया में एक बहुत बढ़िया एक्शन करके लोगों को डरा सकते हैं और लश्कर ए तैयबा का खौफ बरकरार रख सकते हैं। इसमें जो की पर्सन था वो था डेविड हेडली। वो एक पाकिस्तानी अमेरिकन टेररिस्ट है जिसने कि कई सारे लोगों को रिक्रूट किया था टारगेट्स आइडेंटिफाई करने के लिए, और वो उनके पहले आया था। काफी मूवीज भी बनी है, आपको डेफिनेटली देखना चाहिए। कारगिल हिल काउंसिल है, ये हमारे लिए GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। GS2 के पॉइंट ऑफ व्यू से इसलिए इंपॉर्टेंट हो जाता है क्योंकि स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन एक्ट आया था 2019 में, और आर्टिकल 370 और आर्टिकल 35A को हटाया गया जम्मू एंड कश्मीर के रीजन में। उसके बाद इसको यूनियन टेरिटरी बना दिया गया। वहां की जो ऑटोनॉमस हिल डेवलपमेंट काउंसिल है, एक इलेक्टोरल बॉडी है यूनियन टेरिटरी की, उसने एक ज्वाइंट रेजोल्यूशन पास किया है। ज्वाइंट रेजोल्यूशन में स्टेटहुड मांगी है। लद्दाख यूनियन टेरिटरी है, उसको बोला है कि अब हमें राज्य बना दीजिए और हमें प्रोटेक्शन दे दीजिए कॉन्स्टिट्यूशन के शेड्यूल 6 के अंडर। कॉन्स्टिट्यूशन में 2 इंपॉर्टेंट शेड्यूल्स हैं, एक है शेड्यूल 5 आपका इंपॉर्टेंट है, एक शेड्यूल 6 आपका इंपॉर्टेंट है। शेड्यूल 5 आपके लिए नॉर्थ ईस्टर्न रीजन के लिए है और शेड्यूल 6 आपका अदर रीजन के लिए है, जो कि स्पेशल अटेंशन डिमांड करते हैं, स्पेशल प्रोटेक्शन डिमांड करते हैं विद रिगार्ड्स टू ओनरशिप ऑफ लैंड, जॉब एंड एवरीथिंग। ये 30 मेंबर की जो ऑटोनॉमस काउंसिल है, ये बनाई गई थी बेसिकली इन्हीं लोगों के लिए जिनको ऐसा लगता है कि उनके राज्य को या उनके एरिया में कुछ ऐसी कंडीशंस हैं जो कि मेन स्ट्रीम कम्युनिटी से हटके हैं। तो ये काउंसिल ने डिसाइड किया है, इनके जो पुंचोक तोशी हैं उन्होंने एक रेजोल्यूशन पास किया है और डिमांड करी है फुल स्टेटहुड की। अभी जो स्टेटहुड है ये पार्लियामेंट ग्रांट कर सकता है, ये सिर्फ और सिर्फ पार्लियामेंट ग्रांट कर सकता है, इसमें गवर्नमेंट कुछ भी नहीं कर सकती। ठीक है, और इन्होंने ये सारी जो बातें कही हैं आप इसको पढ़ सकते हैं। यू कैन रीड अबाउट व्हाट आर द इंपैक्ट्स ऑफ क्रिएटिंग अ यूनियन टेरिटरी, व्हाई इट वाज फर्स्ट क्रिएटेड एज यूनियन टेरिटरी। अगर आप गोवा को भी एग्जांपल के तौर पे लेके चलें तो वो स्पेशल एरिया था, कुछ स्पेशल कल्चर था वहां का, स्पेशल इनहैबिटेंट्स थे, इसीलिए गोवा को पहले यूनियन टेरिटरी रखा गया, फिर 1967 में उसको स्टेटहुड ग्रांट किया गया था। तो आप ये देख सकते हैं कि किस तरीके से यूटी और स्टेट्स का इंटरवेंशन है। यूटी केंद्र सरकार के ज्यादा नजदीक होती है, और जब भी यूनियन टेरिटरी को राज्य बनाने की बात की जाती है तो हम लोकल रिप्रेजेंटेशन की बात करते हैं, वहां पे असेंबली बनाने की बात करते हैं। इसमें जम्मू एंड कश्मीर की जो असेंबली बनाई जा रही है और जो डिलिमिटेशन होना है, आप इन सब को एक साथ रीड कर सकते हैं,
क्योंकि वहां पे लोगों के मन में भय है अपनी जॉब्स को लेके, कल्चर को लेके, इकोलॉजी को लेके। तो उनको ये लगता है कि हमें स्ट्रेटेजिक इंपॉर्टेंस देनी चाहिए अपने लोकल कल्चर को अपनी पॉपुलेशन के हिसाब से, इसीलिए स्टेटहुड ग्रांट करना बहुत इंपॉर्टेंट है। मुर्मू, प्रेसिडेंट मुर्मू और मोदी जी ने ड्राफ्टिंग कॉन्स्टिट्यूशन को में महिला का जो योगदान है उसको काफी सराहा। ये हमारे लिए बहुत इंपॉर्टेंट है दोस्तों जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से। जीएस 2 के पॉइंट ऑफ व्यू से क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि 2015 से 26 नवंबर को कॉन्स्टिट्यूशन डे की तरह मनाया जा रहा है। पहले उसको हम लॉ डे मनाते थे। ये कॉन्स्टिट्यूशन डे हम क्यों मनाते हैं? क्योंकि 26 नवंबर 1949 को हमारा कॉन्स्टिट्यूशन अडॉप्ट कर लिया गया था कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली में। यहाँ पे हमारे चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया डीवाई चंद्रचूड़ साहब भी मौजूद थे और उन्होंने ये कहा कि जुडिशरी इंपॉर्टेंट है लोगों के लिए, मार्जिनलाइज कम्युनिटी के लिए पर्टिकुलरली। लेकिन उन्होंने ये एक चीज से वार्न किया कि सुप्रीम कोर्ट को हम स्मॉल कॉज कोर्ट यानी छोटे मोटे मैटर्स के लिए सुप्रीम कोर्ट तक आना अवॉइड करें। इसमें डिस्ट्रिक्ट कोर्ट्स जो हैं, हाई कोर्ट जो हैं, काफी लीडिंग रोल प्ले कर सकते हैं। और उन्होंने यहाँ पे गवर्नमेंट को कहा कि गवर्नमेंट बेसिकली स्टैट्यूटरी अपील्स लेके आती है, स्टैट्यूटरी अपील्स बहुत ज्यादा लेके आती है, यानी किसी कानून को चैलेंज किया जाता है तो गवर्नमेंट सुप्रीम कोर्ट के दरवाजे खटखटाती है। तो यहाँ पे जस्टिस चंद्रचूड़ साहब ने ये कहा बेसिकली कि गवर्नमेंट को अवॉइड करना चाहिए हमारी इंपॉर्टेंस को डाइल्यूट करने में। जो फीमेल्स जिनके नाम इंपॉर्टेंट आए हैं आप देख सकते हैं, वो नाम आपको बहुत मतलब मेहनत करनी पड़ेगी आपको याद करने के लिए, क्योंकि वो करीब करीब 15 महिलाओं के यहाँ पे नाम दिए हैं। इसमें से आपको दक्षयानी वेलायुधन के बारे में पता चलेगा जो ट्राइबल कम्युनिटी की थी, और राइट्स ऑफ द ऑप्रेस्ड क्लासेस के बारे में उन्होंने बात करी थी। दुर्गाबाई देशमुख, हंसा मेहता, राजकुमारी अमृत कौर, ये कुछ ऐसे नाम हैं जिन्होंने सिग्निफिकेंटली कंट्रीब्यूट किया है कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग में। तो रोल ऑफ वुमेन इन द फ्रेमिंग ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, रोल ऑफ वुमेन इन इंडियाज फ्रीडम स्ट्रगल, this becomes a very important answer writing practice also for you. So try to cover it from here. Moving further ahead, India has enough fertilizer to stock rabi requirement. Fertilizer stock है इंडिया के पास अपनी राबी क्रॉप्स को ग्रो करने के लिए। ये हमारे फर्टिलाइजर सेक्रेटरी अरुण सिंघल साहब ने कहा है। और राबी सीजन की सोइंग स्टार्ट हो गई है, तो आपके लिए ये क्रॉपिंग सीजन की बात है डियर, तो ये आपके लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से बात है, जहां पे आपको क्रॉपिंग सीजन्स जो कि आपको सीधे सीधे दिखाई देगा यूपीएससी के सिलेबस में, आप उसके बारे में पढ़ सकते हैं। ठीक है, तो यहाँ पे कहा गया क्या क्यों रिक्वायरमेंट होता है फर्टिलाइजर्स की रिक्वायरमेंट राबी सीजन में ज्यादा होती है कि खारिफ में ज्यादा होती है, इस तरह की चीजें आती हैं। और हमारे पास जो फर्टिलाइजर्स मौजूद हैं जैसे डैप, NPK, उनके बारे में आपको पढ़ना पड़ेगा। मैंने बहुत बार प्रीलिम्स में डायरेक्ट क्वेश्चंस देखे हैं। ठीक है, ये कितनी रिक्वायरमेंट है क्या है वो सब अपने को नहीं पढ़ना है, लेकिन हाँ फर्टिलाइजर से रिलेटेड सब्सिडाइज कॉस्ट जो दी जा रही है पर हेक्टेयर 20,000 रुपए दी जा रही है। और यहाँ पे हमको समझना पड़ेगा कि सब्सिडीज का क्या रोल होता है। और स्मॉल फार्मर इज नॉट कैश रिच पर्सन, फॉर हिम फुल कॉस्ट ऑफ फर्टिलाइजर्स टू गेट इट रिम्बर्स लेटर इज अ पेनफुल थिंग, तो हमें तुरंत देना पड़ेगा। सेंटर ने, केंद्र सरकार ने G20 डिप्लोमेट्स को अंडमान लेके गए फॉर प्रीव्यू ब्रीफिंग। ये अगेन हमारे लिए GS2 से इंपॉर्टेंट है, इंटरनेशनल रिलेशंस के पॉइंट ऑफ व्यू से डेफिनेटली इंपॉर्टेंट है। आपको पता है कि इंडिया G20 की प्रेसिडेंसी होल्ड कर रहा है और अगले बार G20 होल्ड करेगा। इंडिया के G20 शेरपा है अमिताभ कांत, ये याद रखिएगा, अमिताभ कांत जी G20 के शेरपा हैं। G20 की जो 2023 की समिट है उसमें करीब करीब 20 देशों से भी ज्यादा लोग आने वाले हैं, तो ये हमारे लिए इंपॉर्टेंट इवेंट होने वाला है। न्यू एरा इन इंडो भूटान टाइज विद सैटेलाइट, ये उसी से रिलेटेड है, आप देख सकते हैं। हिमालयन याक गेट्स फूड एनिमल टैग मिल्क एंड मीट टू बी यूज्ड, अगेन ये हमारे लिए GS3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट हो जाता है। अगर हम फर्दर अपनी खबर को आगे बढ़ाएं, इफ यू टेक द न्यूज फर्दर अहेड, इंडिया ने इंडियन ओशन फोरम को 19 कंट्री के जो यूनियन है उसको विजिट मतलब नहीं किया। ये चाइना के द्वारा बनाया गया संगठन है जिसमें 19 देश हैं। इन 19 देशों का नाम शायद आपको याद करना जरूरी है, लेकिन यहाँ पे ये लीडर जो है लू जाओई, इन्होंने ये कहा कि श्रीलंका का एक लीडिंग रोल है, श्रीलंका का एक लीडिंग रोल है इंडियन ओशन आइलैंड कंट्रीज को बचाने में और कंसेंसस बिल्ड करने में। तो आप देख सकते हैं चाइना जो है इनडायरेक्टली श्रीलंका को अपना दोस्त बोल रहा है, अपना यार बोल रहा है, सगा संबंधी बोल रहा है इंडियन ओशन रीजन में। इंडिया को उन्हें क्यों नहीं ज्वाइन किया? क्योंकि इंडिया को एक ही दिक्कत है कि चाइना इंडियन ओशन रीजन में अगर आ रहा है तो उसको इंडिया के कंसेंसस की ज्यादा जरूरत पड़ेगी,
क्योंकि हमारा जो पेनिनसुलर रीजन है उसकी सबसे बड़ी ज्यादा कोस्ट लाइन, इंडिया इकलौता देश है जिसकी सबसे लंबी कोस्ट लाइन होगी इंडियन ओशन रीजन में, पर इंडिया ने एब्सेंट किया इस मीटिंग से क्योंकि वो चाइना लेड ऑर्गेनाइजेशन में भी हिस्सेदारी ना नहीं करना चाहता है, और वो दर्शाना चाहता है एक तरीके से कि हमारी नाराजगी है आपसे, पहले हम आपसी मुद्दे सुलझा लें फिर हम इंडियन ओशन रीजन के बारे में बात करेंगे। ठीक है, जो पार्टिसिपेटिंग कंट्रीज थी उन्होंने पॉलिसी कोऑर्डिनेशन, डेवलपमेंट कोऑपरेशन के बारे में बात करी, ब्लू इकोनॉमिक थिंक टैंक के ऊपर बात करी, दुनिया इसके बारे में बात कर रही है तो चाइना ने भी बात करी, और चाइना ने अपने अफ्रीका के सैटेलाइट रिमोट सेंसिंग एप्लीकेशन सेंटर को सेटअप किया है। तो आप देख सकते हैं चाइना अफ्रीका तक में यानी वेस्ट एशियन रीजन में भी टच कर चुका है। पाकिस्तान और टर्की की बढ़ती दोस्ती नजर आई। यहां पे एक शिप है पीएनएस खैबर जो कि टर्की के प्रेसिडेंट ताइप अर्दोगन जी ने प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ को गिफ्ट किया, और दोनों ने कहा कि हमें अपनी पार्टनरशिप को स्ट्रेटेजिक कर लेना चाहिए क्योंकि दुनिया नहीं चाहती है कि हम और आप दोस्त रहें। फर्दर इतनी ही खबरें इंपॉर्टेंट थी हमारे लिए यहां से, तो ये वाली न्यूज लार्जली आपके लिए कवर कर दी है। आई होप न्यूज़पेपर एडिटोरियल सेशन, ये रीडिंग सेशन आपको बढ़िया लगा होगा। आप बाकी न्यूज़पेपर को पढ़ने की जहमत खुद उठाइएगा, आपको ज्यादा अच्छा लगेगा। सो दिस वाज हर्षवर्धन त्रिपाठी साइनिंग ऑफ फ्रॉम टुडेज एनालिसिस। आई सी यू गाइस इन द नेक्स्ट एनालिसिस वेरी सून।